साथियों नमस्कार। कैसे हैं सब लोग। लेखपाल का एग्ज़ाम आने वाला है, हम आप लोगों ने डाल दिया होगा। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे, पुलिस का भी होना है, तो उसको नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम हिंदी साहित्य का इतिहास इस समय पढ़ा रहे हैं, जिसके 2-3 भाग पीछे निकल चुके हैं। आप लोग पढ़े होंगे उसको। और जैसे मान लिया कोई इस चैनल पर, हमारे चैनल पर नया है, पहली बार जुड़ा है, तो प्लेलिस्ट में देखिएगा, आरपीएस इंस्टीट्यूट चैनल के प्लेलिस्ट में हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से एक भाग है। उसके जितने भाग हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3 आप पढ़ लीजिएगा तो आपके समझ में आ जाएगा। पिछले भाग में और उसके पिछले भाग में हमने, यानी पहले भाग में आपको आदिकाल जब शुरू किया था तो आदिकाल के कुछ नाम बताए थे। उसमें एक नाम हमने आपको बताया था सिद्ध सामंत काल, शायद याद होगा आपको। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है इसको। तो इसको सिद्ध सामंत काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कुछ सिद्ध कवि हुए हैं, उनको सिद्ध के नाम से जाना गया है, और उन्हीं कवियों का बोलबाला था, उन्हीं की रचनाएं प्रचलन में थी, तो इसीलिए इसको सिद्ध सामंत काल कहा गया था। और इस तरह 84 सिद्ध कवि हैं, टोटल 84 सिद्ध कवि हैं। हमने उसमें आपको हिंट भी दी थी कि जो सिद्ध कवि होते हैं उनके नाम के लास्ट में पा लगा होता है। जैसे हिंदी के पहले कवि हमने पिछले भाग में बताया था सरहपा, तो सरहपा भी सिद्ध कवि हैं, सिद्ध कवियों में आते हैं। और सरहपा से एक चीज याद आई है, अभी लिख लें। सरहपा के कुछ 2 और भी नाम मिलते हैं। सरहपा को सरोज वज्र भी कहा जाता है, सरोज वज्र। हमें उम्मीद है कि आपके पास कॉपी पेन जरूर होगा, तो आप उसको लिख लें। तो सरहपा या सरहपाद, वो तो बता ही दिया था। सरहपा का एक नाम और मिलता है सरोज वज्र, और इनको राहुल भद्र के नाम से भी जाना जाता है, राहुल भद्र। तो आज की क्लास हम शुरू करें इसके पहले, जो पिछले भाग में हमने पहला कवि आपको बताया था सरहपा, वहीं पर एक पॉइंट अगर जगह हो तो लिख लें, और न जगह हो तो जो कॉपी के ऊपर लाल लाल लाइन होती है ना, उसके ऊपर लिख लें। अच्छा, रफ में लिख रहा हो तो उसमें लाल लाइन नहीं होगी ना, कहीं पर लिख लो, कॉपी में लिख लो, दिमाग में लिख जाए बस। क्या लिखोगे? लिखो हिंदी के पहले कवि, हिंदी के प्रथम कवि सरहपा को, हिंदी के प्रथम कवि सरहपा को, हिंदी के प्रथम कवि सरहपा को सरोज वज्र और राहुल भद्र भी कहा जाता है, सरोज वज्र और राहुल भद्र भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट उधर छूट गया था, इसको हमने लिखा दिया है। अब आते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम अभी जिक्र कर रहे थे सिद्ध कवियों की। तो जो सिद्ध कवि हैं, वो सिद्ध कवियों की संख्या जो है वो 84 है। बहुत सारे नाम हैं, सरहपा, लुइपा, कंडपा, बहुत सारे नाम। आपको सब नाम नहीं याद रखने हैं। उन सिद्ध कवियों से कौन कौन से पॉइंट बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, उनकी कौन कौन से कवियों की रचनाएं पूछी जाती हैं, वो आपको लिखना है, मुख्य पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले एक पॉइंट आपको लिखना है, हिंदी के 84 सिद्ध कवि हुए हैं। देखो, हिंदी में 84 सिद्ध कवि हुए हैं। हिंदी में 84 सिद्ध कवि हुए हैं। तो ये 84 जो हुए हैं, पूरे 84 नाम अगर हम लिखाएं तो एक तो लिखाएंगे ही नहीं, जरूरत नहीं है, और आप लिखेंगे भी नहीं। लेकिन 84 में से कुछ प्रमुख हैं। बहुत सारी चीजें होते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसमें कुछ मुख्य होते हैं जिनका कुछ योगदान होता है उसमें। जैसे परिवार होता है, परिवार में 15 लोग होते हैं, लेकिन उन 15 में 15 काम के निकले तो बहुत अच्छा परिवार माना जाएगा। लेकिन कुछ प्रमुख लोग होते हैं जिनका योगदान अच्छा होता है, तो उन्हीं के नाम पूछे जाते हैं, उन्हीं की रचनाएं पूछी जाएंगी इसमें। तो सरहपा, ये जो 84 सिद्ध कवि हैं, इनमें जो प्रमुख हैं उनके हम नाम आपको लिखा देते हैं। प्रमुख तो पहले सरहपा ही होंगे, अभी आप लिखिएगा नहीं,
अभी बता रहे कैसे लिखना है। सरहप्पा है, सबरपा है, ये सबसे सिद्ध कवि है। सबरपा है, लुइपा है, हमने बताया ना सबके लास्ट में पा होगा। लुइपा है, डोम्भिपा, एक कवि डोम्भिपा भी है, डोम्भिपा, और कंडपा, कंडपा, और यही प्रमुख 4-5 कवि हैं जिनकी रचनाएं मिलती हैं। तो आपको लिख लेना। हिंदी आपने लिखा क्या क्या लिखा? हिंदी में 84 सिद्ध कवि हुए हैं। उनमें से सरहप्पा, सबरपा, कॉमा लगा के लिखते जाओ। सरहप्पा, सबरपा, लुइपा, डोम्भिपा तथा कंडपा प्रमुख हैं। अब ये क्यों प्रमुख है? आप जानते हो सरहप्पा तो प्रमुख ही है, हिंदी के पहले कवि हैं, तो इन्होंने कुछ लिखा भी होगा, तो इनकी एक रचना आपको हम लिखा देते हैं जिसलिए ये प्रमुख हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है दोहा कोश। दोहा कोश एक रचना है जिसको सरहप्पा ने लिखा है। तो आप लिख लें दोहा कोश नामक ग्रंथ। दोहा कोश नामक ग्रंथ दोहा कोश नामक ग्रंथ सरहप्पा ने लिखा है। सरहप्पा ने लिखा है। दोहा कोश किसने लिखा है? सरहप्पा। उसके बाद एक लिखो चर्यापद। चर्यापद, जो चर्यापद एक ग्रंथ है, चर्यापद नामक ग्रंथ जो है सबरपा ने लिखा है। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि चर्यापद के राइटर कौन है तो सबरपा होंगे। तो दोहा कोश सरहप्पा और चर्यापद सबरपा। दिख रहा है सही आपको? ठीक है, प्रयास है कि दिखे। उसके बाद एक और डोम्भिपा हमने लिखाया है। डोम्भिपा की कुछ रचनाएं हैं, आप लिख लें। एक डोम्भिपा की है डोम्भिगीतिका। डोम्भिगीतिका जो है वो डोम्भिपा ने लिखा है। डोम्भिगीतिका डोम्भिपा। और इनकी और एक रचना मिलती है योगचर्या। डोम्भिपा की है। और इनकी एक रचना है जो पूछी जाती है अक्षरादि। ये तीनों रचनाएं जो है डोम्भिपा की है। ठीक है। उसके बाद अब यहां पर एक चीज समझना है। एक और कवि है, सिद्ध कवि है, हमने लिखाया लुइपा। आपको हम बता दें कि जो सरहप्पा है, अभी लिखना नहीं, सरहप्पा, इनके शिष्य जो है वो है सबरपा। सरहप्पा के शिष्य हैं सबरपा और सबरपा के शिष्य हैं लुइपा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि लुइपा के गुरु कौन है तो लुइपा के गुरु सबरपा और सबरपा के गुरु सरहप्पा। बात समझ में आ गई? सरहप्पा के चेला सबरपा, सबरपा के चेला लुइपा। अब लुइपा का जिक्र क्यों हुआ? बीच में डोम्भिपा हमने लिखा है, लेकिन लुइपा जो है, लुइपा को जो है, जो 84 सिद्ध कवि थे उनमें सर्वप्रथम सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। लुइपा ने कुछ ऐसी रचनाएं की हैं जिनकी वजह से
लुइपा को 84 सिद्ध कवियों में सबसे प्रमुख स्थान मिला है। और इनके गुरु कौन थे? सबरपा, लेकिन इन्होंने रचनाएं ज्यादा नहीं की। सबरपा के गुरु कौन थे? सरहप्पा, लेकिन पहले कवि यही माने जाएंगे, गुरुओं के गुरु थे। आप समझ रहे होंगे। तो आप इस पॉइंट को लिखेंगे, पहले एक पॉइंट लिखो, 84 सिद्धों में, 84 सिद्ध कवियों में, कैसे भी लिख लो जैसे चाहो, 84 सिद्ध कवियों में सबसे ऊंचा स्थान, 84 सिद्ध कवियों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का है। लुइपा का है। लुइपा की रचनाओं में, लुइपा की रचनाओं में, लुइपा की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता मिलती है, यानी इनकी रचनाएं रहस्यमयी होती हैं, रहस्य भावना की प्रधानता मिलती है। लुइपा की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता मिलती है। अगले आंसर लिखो, लुइपा के गुरु, लुइपा के गुरु लुइपा के गुरु सबरपा थे। लुइपा के गुरु सबरपा थे तथा सबरपा के गुरु, सबरपा के गुरु सरहपा थे। सबरपा के गुरु सहरपा थे। इस तरह सरहपा, इस तरह सरहपा गुरुओं के गुरु थे। गुरुओं के गुरु, समझ रहे होंगे, गुरुओं के गुरु, ठीक है। इस तरह सरहपा गुरुओं के गुरु थे। और इस तरह से ये जो 84 सिद्ध कवियों की बात थी, यानी सिद्ध संप्रदाय, जो सिद्ध सामंत काल, आदिकाल को कहा, अभी हम आदिकाल में ही है, आदिकाल की बात कर रहे हैं। आदिकाल को जो सिद्ध सामंत काल राहुल सातकर्त्यायन ने कहा है, उनके लिए क्यों कहा है, उसमें क्या मेन बातें थी, हमने आपको लिखा दिया है। और अब इसके बाद हम आ जाएंगे नाथ संप्रदाय में। इसके बाद अब हिंदी में नाथ संप्रदाय शुरू होगा। गोरखनाथ का जो शिष्य परंपरा आई है, आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में इस समय जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, नाथ लगा है ना, तो नाथ परंपरा कब से शुरू हुई है, उसमें सबसे पहले कौन था, फिर उसके बाद कौन हुआ, उनकी कौन सी रचनाएं हुई, इन सब पे हमको चर्चा करनी है। तो अब आप हेडिंग डाल लें, गोरखनाथ की शिष्य परंपरा। गोरखनाथ की शिष्य परंपरा। आपको हम बता दें, अभी पिछला जो टीईटी का एग्जाम हुआ था, उसमें एक सवाल पूछा गया था। उस समय भी बाबा जी की सरकार थी, माननीय योगी आदित्यनाथ की। उसमें एक सवाल पूछा गया था, बड़ा अपवाद भी हुआ था कि गोरखनाथ के गुरु कौन थे, गोरखनाथ के गुरु कौन थे। तो उसमें अलग अलग ऑप्शन थे। तो इस जो अब नाथ संप्रदाय जो हम पढ़ाएंगे इसमें, तो इसमें आपको कौन किसका गुरु था, कहाँ से प्रक्रिया शुरू हुई, कैसे क्या था, ये पूरा जिक्र होगा। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना होगा, तभी होगा। करोगे? काम ये करना है कि अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों में जो भी कंपटीशन तैयारी कर रहा है उसमें इसको शेयर कर दें। एक शेयर जरूर मांगता है, ठीक है, और लाइक कर दें। और अगर आपको वीडियो में कुछ और चेंज चाहिए तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं, ताकि हम उसमें सुधार ला सकें, ठीक है। और ये जो हेडिंग आपने डाला है गोरखनाथ की शिष्य परंपरा, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार।